हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं आपको गॉस की प्रमेय से संबंधित एक अन्य अनुप्रयोग आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको बताने जा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको दो अनुप्रयोग बताए, ये इसका थर्ड अनुप्रयोग। ठीक है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कोई एक परिमित मोटाई की चालक प्लेट, ये कोई चालक प्लेट हो गई। नामांकन करना चाहें तो ए भी कर सकते हैं। ठीक है, परिमित मोटाई की एक चालक प्लेट। चलिए लिख लेते हैं, फिर आपको जो जो लिखते जाते हैं वो आप नोट करते रहिए। माना कि एक परिमित मोटाई की चालक प्लेट निर्वात में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? निर्वात में स्थित। ये जो चालक प्लेट है ये कहाँ स्थित है? निर्वात में स्थित है। अब चालक को दिया गया आवेश, ये आप चूंकि धन दिखाया है तो धन आवेश कह सकते हैं। ये देखिए, चालक को दिया गया आवेश या धन आवेश। ठीक है, चालक को मतलब यहाँ पर चालक प्लेट से है। ठीक है, चालक प्लेट को दिया गया धन आवेश, इसके पृष्ठों पर समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। अब जो चालक प्लेट है बच्चों, तो क्या होगा? इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चालक प्लेट के भीतर आवेश न होने के कारण जो वैद्युत क्षेत्र ई रहेगा वो क्या रहेगा? शून्य होगा। क्या होगा बच्चों? शून्य होगा। ठीक है, अब इस स्थिति में जब वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, भाई इन दोनों प्लेटों के बीच जब वैद्युत क्षेत्र शून्य हो गया, तो परिमित मोटाई की चालक प्लेट, चालक की परिमित मोटाई के अंदर E बराबर 0 होने के कारण इसके दोनों पृष्ठ निकट स्थित दो आवेशित चादरों की भांति व्यवहार करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, इसके बीच कोई आवेश नहीं है। अब जब आवेश नहीं है तो जाहिर सी बात वैद्युत क्षेत्र नहीं। अब जब इनके बीच कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसके दोनों पृष्ठ, एक ये पृष्ठ जिस पर प्लस आवेश है, एक ये पृष्ठ, अगर हम मानना चाहें तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में इसके फर्स्ट और सेकंड पृष्ठ निकट स्थित दो आवेशित चादरों की भांति व्यवहार करेंगे। तो ये आप यहाँ पे लिखा है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? जब इस स्थिति में ये व्यवहार करेंगे तो मान लेते हैं, माना चालक के ठीक बाहर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्लियर बच्चों? ठीक, अब इस बिंदु पर P, इस बिंदु यहाँ देखिए बिंदु P है। अब ये पॉजिटिव आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर रहेगी? बाहर की ओर रहेगी, यानी E1 बाहर की ओर। इसी तरीके से सेकंड प्लेट भी, इस पे भी पॉजिटिव आवेश है तो ये भी क्या रहेगी? इसकी भी तीव्रता E2 किधर की ओर रहेगी? ये भी बाहर की ओर रहेगी। बात समझ में आई? प्लस आवेश, तीव्रता बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ भी प्लस आवेश, तीव्रता बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो पृष्ठ हैं इसके, ये किसकी भांति व्यवहार करेंगे? दो आवेशित चादरों की भांति व्यवहार करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू, इससे पहले अभी मैंने एक आपको फार्मूला प्रूफ करवाया है,
अनंत लंबाई की चादर के कारण क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू। अच्छा ठीक है, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित आवेश है। ठीक है, या आप इसको क्या कह सकते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित आवेश ही क्या कहलाता है पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसे हम किससे लिखते हैं सिग्मा से। तो इसको बताने की बार बार आवश्यकता है आपको, सिग्मा क्या है पृष्ठ आवेश घनत्व। क्लियर, तो E1 इक्वल टू बच्चों कितना हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से सेकंड पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है बच्चों देखिए E1 भी इधर की ओर है और E2 भी इधर की ओर है, अतः परिणामी तीव्रता वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, देन वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 आपने कितना निकाला बच्चों सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये क्या हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर। नाउ वेक्टर E इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा देखिए x 2x होता है, वैसे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बच्चों 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 हो जाएगा कैंसिल, वेक्टर E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, मात्रा किसका क्या हो जाएगा बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हो गई आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर दो बिंदुओं पर निकालना है, बीच में निकालना और बाहर निकालना। ये गॉस प्रमेय का फोर्थ अनुप्रयोग। ठीक है, तो देखते हैं माना दो प्लेटें ले लेते हैं, एक ये प्लेट हो गई एक ये प्लेट हो गई। ठीक है, इस पे क्या है बच्चों देखिए कह रहा है समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व यानी इस पे भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इस पे भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, कि निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित। अब एक है क्या है बच्चों एक प्लेट जो है वो क्या है धन आवेशित, ऐसे बना देते हैं। एक प्लेट आपकी हो गई धन आवेशित और एक प्लेट हो गई बच्चों ऋण आवेशित जी। ठीक, एक धन आवेशित हो गई एक ऋण आवेशित, मतलब एक में हम दिखा देते हैं पॉजिटिव और एक में क्या दिखा देते हैं नेगेटिव। क्लियर, एक में हो गया आपका पॉजिटिव और एक में हो गया आपका नेगेटिव। ठीक, और समान पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा हो गया। ठीक है, समांतर अचालक प्लेटों के बीच, अब इनके बीच हम मान लेते हैं कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए अब ये पॉजिटिव आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी इधर की ओर होगी E1 बिंदु P पर। ठीक, और ये क्या है ये नेगेटिव आवेश है यहाँ पे, तो इसके कारण क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी नेगेटिव आवेश है तो ये अपनी ओर खींचेगी। भाई यहाँ पॉजिटिव था दूर भगा रही थी, ये नेगेटिव है तो ये अपनी ओर क्या करेगी खींचेगी, यानी इसके कारण E2 हो गया। ठीक, ये प्लेट फर्स्ट मान लेते हैं, ये प्लेट क्या मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं, तथा इसी तरीके से बाहर, तो बाहर कोई बिंदु हम मान लेते हैं Q। ठीक, अब Q इस प्लेट के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर की ओर। ठीक है, इसी तरीके से माइनस Q है, इस पे माइनस आवेश है नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगी अपनी ओर खींचेगी, तो ये क्या हो जाएगा E2 इधर की ओर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी प्लेट थोड़ा सा सही बना देते हैं अच्छी, ऐसे। ठीक है, ये नेगेटिव इस पे रख लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आई बच्चों, ये फिगर आपकी समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं वही काम, माना दो प्लेटें फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज
तथा सेकंड नेगेटिव चार्ज की हैं, इनके बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको मैंने इससे पहले भी बताया है, ये क्या है, अनंत लंबाई की आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चों, E = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वैसे ही फर्स्ट प्लेट के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 = कितनी हो जाएगी बच्चों, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से सेकंड प्लेट के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 = ठीक है, फर्स्ट प्लेट क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड प्लेट क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, नाउ परिणामी तीव्रता अब यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, परिणामी तीव्रता यहाँ पे अगर निकालनी तो वही वेक्टर E = वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। नाउ वेक्टर E = क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, देन सिग्मा अपान कितना बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। इसके बाद आगे देखते हैं, ये तो हो गया इनके बीच बिंदु पर, और बाहर बिंदु Q पर अगर हमें निकालना है तो वैसे ही फर्स्ट प्लेट के कारण, देखिए फर्स्ट प्लेट के कारण तीव्रता E1, यानी कि वेक्टर E1 = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर सेकंड प्लेट पर तीव्रता क्या हो जाएगी, E2, ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके कारण हो गई, ये हो गई आपकी पॉजिटिव के कारण और ये हो गई आपकी निगेटिव के कारण। ठीक है, तो इस स्थिति में बच्चों अगर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी, परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता देखिए यहाँ पर E इधर की ओर है और E1 इधर की ओर है, E2 इधर की ओर, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, इनके अंतर के बराबर होगी। क्लियर, यहाँ परिणामी तीव्रता क्या थी, इनके योग के बराबर थी। बात समझ में आ रही ना, तो इनके अंतर के बराबर, यानी कि E = कितना हो जाएगा बच्चों, E1 माइनस E2। अब वेक्टर E = E1 कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो जाएगा। वेक्टर E = क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ये परिणामी तीव्रता। अब देखिए अगर इनके बीच किसी बिंदु पर निकालनी है परिणामी तीव्रता, तो वेक्टर E = कितनी हो जाएगी आपकी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, मात्रा किसका क्या होता है, वही न्यूटन पर कूलम। और अगर कहीं बाह्य बिंदु पर निकालनी है तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, वेक्टर E = 0। क्लियर बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसके लिए व्यंजक हमें प्राप्त करना है, कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इसके लिए मान लेते हैं बच्चों, माना R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है, माना R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है, इसके कारण कोई बिंदु हम मान लेते हैं P, यहां पर इसके केंद्र से, किसके केंद्र से, गोले के केंद्र से। ठीक है, इसको अगर हम मानना चाहें तो O मान लें, गोले के केंद्र O से R दूरी पर बाहर की ओर कोई बिंदु क्या है, P है। R दूरी पर बाहर की ओर कोई बिंदु
यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सीधे हम इसको E लिख देते हैं, जहाँ E ज्ञात करना है। ठीक है। अब यहाँ बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 3 कंडीशन में ज्ञात होगी। एक तो आपकी गोलीय जो पृष्ठ है इससे बाहर, गोले के पृष्ठ से दूर, गोले के पृष्ठ से दूर या बाहर, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है। तो जब गोले के पृष्ठ से दूर होगा तो ये r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए समाक्ष गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, जिसकी त्रिज्या क्या होगी, इसके लिए r, where r is greater than, small r is greater than कैपिटल R, यहां भी दिखाया है। ठीक है। इसके लिए r, where r is greater than कैपिटल R, त्रिज्या का बिंदु P से गुजरता हुआ, बिंदु P से जाता हुआ गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्लियर बच्चों। ठीक है। जब r त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं तो देखिए अब इसके बिंदु P पर हम देखते हैं, ये है, ये देखिए, ये कैपिटल R त्रिज्या का पहले गोलीय कोष था, इससे r त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए बाहर की ओर, इसीलिए हमने लिखा है बाहर की ओर कोई बिंदु P है। ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, इस स्थिति में वेक्टर E तथा वेक्टर dA, मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में त्रिज्यतः बाहर की ओर होंगे। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है त्रिज्यतः बाहर की ओर, तो वेक्टर E तथा वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में त्रिज्यतः बाहर की ओर होंगे। लिख देते हैं यहाँ भी त्रिज्यतः बाहर की ओर होंगे। अतः इस स्थिति में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू सिग्मा क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। ठीक है। या फिर ये बच्चों क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा यहाँ कितना है, 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो क्या हो जाएगा 0। देन फाई इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, आपका ई बाहर आ जाएगा। ठीक है। डीए रहेगा, cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब डीए, ये पृष्ठ कैसा है, गोल है, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। फाई इक्वल टू इतना आपको मिल गया। या यहां से अगर हम ई का मान निकालना चाहें, चलिए कोई बात नहीं, चूंकि अब यहाँ गॉस प्रमेय यूज करते हैं, चूंकि फाई इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है बच्चों, q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक। तो ये मान हम इसके स्थान पे अगर यहाँ रख दें, इधर थोड़ा बढ़ा के लिख लेते हैं, q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर। अब e अगर हम निकालना चाहें तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपान 4 पाई r स्क्वायर, या 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर। ये इसके लिए वैद्युत क्षेत्र हो गया। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं, इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, यदि देखिए यहाँ पर प्लस q आवेश इसके पृष्ठ पर पूर्णतया क्या है, वितरित है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, माना r त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है जिसके पृष्ठ पर प्लस q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो लिखा है, यदि प्लस q आवेश एक समान, यदि क्यों लिखेंगे, चूंकि प्लस q आवेश एक समान रूप से पृष्ठ पर वितरित है, इसलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, q अपान ए। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू q अपान ए। अब ये इस पे वितरित है ना बच्चों, तो यहाँ इसका क्षेत्रफल क्या होगा,
देखिए यहाँ पे ध्यान देखना, ये इस पृष्ठ पर वितरित है तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। अब ये क्यू अपान यहाँ पे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से क्यू का मान निकालें तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इसमें हम रख लें अगर, तो ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपान ये देखिए आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये इसके लिए इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ये कहां पर होगा, गोले के पृष्ठ से दूर अगर कोई बिंदु P है तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये प्राप्त होगी। अगर इसी तरीके से गोले के पृष्ठ पर, सेकंड कंडीशन, गोले के पृष्ठ पर अगर निकालना है तो सिंपल सा कुछ और नहीं करना है, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकला। अब यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, इसको मैंने दोबारा इसलिए लिख लिया ताकि यहाँ फ्रंट पे हो जाए। गोले के पृष्ठ पर जब होगा तो मतलब इसी स्थान, इसी बिंदु पर होगा ना, गोले का पृष्ठ जिसकी त्रिज्या क्या है आर। तो यहाँ पर बस ये हो जाएगा, गोले के पृष्ठ पर चूंकि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इक्वल टू जब हम इसमें कैपिटल आर रख देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ये आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। भाई ये दूरी जो थी ये अब इतनी ही तो रह जाएगी, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, आगे देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों, गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर या गोले के भीतर। ठीक है, गोले के केंद्र पे कह सकता है या कह सकता है गोले के भीतर। तो चूंकि यहां पे लिख देंगे, चूंकि गोले के केंद्र पर आवेश नहीं है, भाई ये इसके पृष्ठ पर आवेश है ना कि इसके अंदर है, तो लिखेंगे चूंकि गोले के केंद्र पर आवेश नहीं है, अर्थात Q इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए जब इस पे Q का मान हम 0 रख देंगे, E इक्वल टू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 0, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 0। चलिए अब देख लीजिए एक बार, फिर आगे मैं मिटा देता हूँ। इसके आगे देखते हैं बच्चों, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे अभी मैंने गोलीय कोष के लिए बताया था वैसे ही ये इसके लिए भी रहेगा। इसके लिए भी अगर हम क्या मान लेते हैं, कोई गोलीय कोष है अचालक, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है r है। ठीक, अब इस r त्रिज्या वाले गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बाहर की ओर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो अभी इससे पहले वाला सेम वही कंडीशन हम लगाएंगे, E इक्वल टू उतना ही हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। इतना ध्यान रखेंगे, वेयर r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। क्लियर, तो ये हमें E मिल गया। अब देखिए, अभी तक गोले के पृष्ठ पर आवेश वितरित रहता था, लेकिन अब क्या है, इस गोले के अंदर है, यानी गोला अचालक है, अतः आवेश जो होगा वो संपूर्ण आयतन में होगा। क्या होगा, आवेश संपूर्ण आयतन में। तो अभी तक हम लोग निकालते थे पृष्ठ आवेश घनत्व, अब हम लोग निकालेंगे क्या, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, और आयतन आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं, रो से। इतनी बात समझ में आई है, यहां से आप नोट कर लेंगे और यहां लिख देंगे, चूंकि आयतन आवेश घनत्व रो है। तो देखते हैं बच्चों, तो इसमें रो इक्वल टू होता क्या है, Q अपान V, या फिर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू V। अच्छा, अब ये गोला है तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे त्रिज्या कितनी है गोले की, कैपिटल R है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई
आर क्यूब। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये मान यहां से यहां पे रखते हैं, यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब क्यू का मान क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू वी अपान कितना आर स्क्वायर, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। अब वी का मान कितना बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अपान कितना बच्चा अभी आर स्क्वायर। ठीक, तो अब ई का मान यहां से कितना निकलेगा बच्चों, रो अपान एप्सिलॉन नॉट एंड आर क्यूब अपान कितना आर स्क्वायर, आर क्यूब अपान आर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों इसका मान, किसका, बाह्य बंध पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम। इसी तरीके से गोले के पृष्ठ, तो यहाँ पर कुछ और खास नहीं करना है, यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा R, तो R इक्वल टू R अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, E इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट, R इक्वल टू अगर हम R रख रहे हैं तो क्या है भाई, इस R के स्थान पे क्या हो जाएगा R हो जाएगा, यानी R क्यूब अपान R स्क्वायर हो जाएगा, यही बात ना। अच्छा, तो आर स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा रो बाई सिग्मा, और ये क्या है आर क्यूब था तो आर क्यूब हट जाएगा ना, तो कितना बचेगा आर। अच्छा, क्या ये दोनों जो मैंने फार्मूले लिखे हैं क्या ये सही हैं, नहीं सही है। एक चीज यहाँ पे देखिए छूट गई, यहाँ कितना है अपान 3, तो ये 3 भी तो होगा ना, तो यहाँ भी क्या होगा 3 होगा, यहाँ भी क्या होगा 3 होगा। ठीक, तो ये हो गया गोले के पृष्ठ पर। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर R इक्वल टू R रखना था ना कि इसके बराबर, तो ये R क्यूब ही रहेगा और ये बच्चों R स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कैपिटल R, क्या बचेगा कैपिटल R, यानी कि E इक्वल टू रो एप्सिलॉन नॉट अपान R अपान 3। आप कैपिटल R भी लिख सकते हैं, स्मॉल r भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो भाई। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R लिख दिया अगर हमने, तो 3 R स्क्वायर हो गया, एक R कैंसिल हो गया। अगर आप R इक्वल टू स्मॉल r लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल r हो जाएगा। ठीक, तो स्मॉल r रहेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फर्क ये पड़ेगा क्योंकि हम पहले स्मॉल r को क्या मान चुके हैं ग्रेटर देन कैपिटल R। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर आंतरिक पृष्ठ पर अगर गोले के केंद्र पर कहें, गोले के केंद्र पर, तो गोले के केंद्र पर क्या हो जाएगा वही रो अपान एप्सिलॉन नॉट, बशर्ते यहाँ त्रिज्या अगर हम इसकी r डैश मान ले रहे हैं, कितनी मान ले रहे हैं r डैश मान ले रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे r/3 था तो यहाँ r'/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा r'/3। क्लियर। ये हो गया आपका गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। अब आगे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।